देखो, यदि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी लीडर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यदि ये क्वालिटी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रम्प में क्वालिटी है कि कल सुबह तो माय फ्रेंड और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इंडिया इज डेड इकोनॉमी। ये प्रेशर टेक्निक्स है, तो ये तो अच्छी बात है यदि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। वो अपना गेम खेल रहे हैं, यहाँ ईरान अपना गेम खेल रहा है और मोदी जी अपना गेम खेल रहे हैं। ये तो सब अच्छी बात है। हम सबसे पहले बात करते हैं आज गोल्ड की। रीजन की क्या है कि गोल्ड पिछले टाइम में अपने बिहेवियर को चेंज किया है। गोल्ड ने कैसे चेंज किया है? अभी तक हम ये देख रहे थे कि जब भी बाजार तेज होता है, शेयर बाजार, तो गोल्ड मंदा होता है, और जब गोल्ड मंदा होता है तो शेयर बाजार तेज होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम क्या देख रहे हैं, इनका बिहेवियर एक साथ हो रहा है। ये लोगों के दिमाग में बहुत टेंशन क्रिएट कर रहा है कि गोल्ड लें या नहीं लें। शेयर बाजार बेचते हैं, गोल्ड लेते हैं तो एक बढ़ जाता है और दोनों ही बढ़ जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? तो इसके पीछे कभी आपने समझने की कोशिश की कि आखिर ये रीजन क्या है? कभी इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बहुत बेसिक से चलते हैं। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक गॉड्स ओन करेंसी के नाम से जाना जाता है। गॉड की खुद की करेंसी जैसा हम मानते हैं। लेकिन आज से 2000, 5000, 10,000 साल पहले की बात करिए कि क्या गोल्ड जैसी कोई चीज थी? आप और हम यानी कि ह्यूमन जो रहता था वो अपनी चीजों के लिए वस्तु विनिमय का यूज किया करता था। यानी कि मैंने विजय साहब को दूध दिया, इन्होंने मुझे गेहूं दे दिया, और मैंने इनको आटा दिया, इन्होंने मुझे कुछ फ्रूट्स दे दिए, वेजिटेबल्स दे दिए। इसी तरह से कम्युनिकेशन या बिजनेस या कॉमर्स ट्रेड हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में दिक्कत आने लगी कि इनके पास दूध है और मुझे चाहिए वेजिटेबल, लेकिन मेरे पास वेजिटेबल देने वाला कोई नहीं है। तो क्या होता था? तो एक करेंसी के लिए के रूप में एक ऐसी चीज को फाइनल किया गया जो करेंसी का काम कर सके और जिसकी सप्लाई भी शॉर्ट हो। ऐसा नहीं हो कि लोहे को कर दिया जाए तो इसकी सप्लाई तो इतनी ज्यादा है कि सबके पास लोहा पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक लिमिटेड जिसकी सप्लाई हो, तो वहां हमें गोल्ड एंड सिल्वर मिला, और गोल्ड और सिल्वर को एज ए करेंसी यूज किया जाने लगा। इनिशियली यही बात थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते हमेशा गोल्ड और सिल्वर ही एज ए करेंसी यूज हुआ करता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों ने क्या महसूस किया कि हम गोल्ड को कैरी करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसको ले जाना और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, और साथ में डेप्रिशिएट होती है गोल्ड जैसी एसेट। तो ये जो डेप्रिशिएट होती है इसको कम करना चाहिए और इसकी ट्रांसपोर्टेशन की रिस्क को खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सारी सेंट्रल बैंक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 के बाद सारी सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि गोल्ड को रखना चालू किया, स्टोर करना चालू किया, और गोल्ड के अगेंस्ट में नोट यानी करेंसी इशू किया कि हम 100% या इस रुपए की नोट में जितना लिखा गया उतना गोल्ड पे करने की या रिटर्न करने की आपको वादा करते हैं। इस तरह से करेंसी के लिए गोल्ड आ गया। यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1944 से लेकर 1971 तक जितना गोल्ड आपने रखा उतना ही करेंसी नोट इश्यू होते थे। तो आप मुझे बताइए, आपने सुना होगा ना 1970-80 से पहले आपके देश में, आपकी कंट्री में, आपके गांव में, आपके शहर में कितने करोड़पति हुआ करते थे? मैं रीजन उनके, क्योंकि गोल्ड जितना होगा उतने तो करोड़पति होंगे। तो गोल्ड तो था नहीं। लेकिन 1971 में यूएस के गवर्नमेंट ने या यूएस के प्रेसिडेंट ने एक रूल निकाला कि चूंकि हमारे यहाँ यूएस में उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वहां पर बहुत सारी पब्लिक हुआ करती थी जो यंग से ओल्ड एज में जा रही थी, यानी कि एज ज्यादा हो रही थी। जब उनकी एज ज्यादा हो रही थी तो उनके यहाँ डिमांड खत्म होने लगी। तो यहां पर एज ज्यादा हो रही थी लोगों की और डिमांड कम हो रही थी। यहां एक सिंपल सी बात करता हूं, यहां पे हम सब एज के लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से यदि दो तरह के लोग हैं, उन लोगों के पास खर्चा ज्यादा है या महंगा मोबाइल होगा जिनकी एज 30 से कम है, या 30 से ज्यादा है? किसके पास महंगा मोबाइल होगा? 30 से नीचे वालों के पास। पैसा किसके पास ज्यादा होगा? दक्ष आपके पास है ना? तो इसका मतलब पैसा इनके पास ज्यादा है लेकिन महंगा मोबाइल उनके पास है। इसका मतलब कंजम्पशन कौन करता है?
यूथ यंग, और वहां पर यूथ पॉपुलेशन कम हो रही थी और ओल्डर एज बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी डिमांड को बढ़ाए रखने के लिए बाजार में पैसा जारी करना सोचा कि हम थोड़ा सा करेंसी और छाप के इन लोगों को दे दें तो शायद कंजम्पशन करेंगे। होता ना ऐसा, आज भी गवर्नमेंट क्या करती है, ये इन्फ्लेशन क्या है कि जो डेफिशिएट है उस डेफिशिएट के अगेंस्ट में जब नोट इश्यू कर दिए जाते हैं तो आपके हमारे पास नोट पहुंच जाते हैं, हम लोग चीजें खरीदने पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि मुझे नया मोबाइल भी चाहिए, मुझे कैमरा भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, फर्स्ट एसी में भी ट्रेवल करना है। ये सब चीजें कब होती है, जब आपके पास पैसा होता है। और पैसा कैसे बढ़ेगा, या तो गोल्ड बढ़े या फिर दोबारा गोल्ड के अगेंस्ट के में जो नोट छपने थे उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और ज्यादा नोट छपने लग जाए। और यही हुआ उस समय कि उन्होंने डीकपल कर दिया गया गोल्ड को डॉलर से। ठीक है, उससे क्या हुआ कि ज्यादा नोट छापने लगे तो लोगों के पास नोट पहुंच गए, लोगों के पास नोट पहुंचे तो उन्होंने खर्चा करना चालू किया। और लेकिन डॉलर के साथ एक और क्या बात थी कि डॉलर पूरे वर्ल्ड की करेंसी हो गया था 1944 के बाद में। रीजन कि पेट्रो डॉलर एक कंडीशन हुई थी, यूएई के पास, जिनके पास पेट्रोल था, इसमें क्या था कि यूएई जितना भी पेट्रोल अपना बेचेगी वो डॉलर में बेचेगी, ये एक टर्म हुई। और इसके एवज में वो यूएस उनको सेफ्टी देगी कि आपको अपनी डिफेंस या अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरी सेफ्टी देंगे वर्ल्ड में कहीं भी होगा। इसके कारण उन्होंने डॉलर में ट्रेड किया तो उनके पास जो भी पेट्रोल का पैसा आता था वो डॉलर में आता था। और ये सिर्फ यूएई के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड की करेंसी चूंकि डॉलर हो गया तो सब पूरे वर्ल्ड में डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। आज यदि हम इंडियन आरबीआई यदि नोट इशू कर देती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन डॉलर जब इशू किया गया तो इन्फ्लेशन यूएस का इतना नहीं बढ़ा। रीजन कि वो डॉलर पूरे वर्ल्ड में फैल गया, और जब पूरे वर्ल्ड में डॉलर फैल गया तो वो इन्फ्लेशन उतना नहीं कर पाई, लेकिन वहां पर कुछ कंजम्पशन बढ़ा। और साथ में जैसे आज हम क्या बात करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या है हम इंडियंस की कि भैया जितना पैसा हो उतना खर्चा कर लो, जितना पैसा हो उतना काम कर लो, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। और वहां की टेंडेंसी क्या है कि भैया उधार ले लो लेकिन कंजम्पशन में आज कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये टेंडेंसी क्यों हुई, क्योंकि उस समय 1970 के बाद में वहां की गवर्नमेंट ने ये तरीका यूज किया कि आप ज्यादा से ज्यादा नोट लोगों के पास दो, जीरो इंटरेस्ट पॉलिसी यूज की। और वहां जीरो इंटरेस्ट पर यदि पैसा मिलता है और आज कंज्यूम करता हूं और 5 साल बाद भी पे करता हूं तो भी मुझे उतना ही पैसा देना पड़ रहा है, तो वहां के एक ह्यूमन की एक साइकोलॉजी बन गई। और उस साइकोलॉजी से क्या हुआ कि लोगों ने ये समझा कि हाँ कंजम्पशन करो, और उनकी कंजम्पशन मेंटेन रही। इस कारण से जो ज्यादा डॉलर इश्यू हो रहे थे वो कंज्यूम भी हो गए और उनकी कंजम्पशन भी चलती रही और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा। और ये चलता रहा 2010 तक, 2010 तक ऐसा होता रहा। और 2008 में क्या हुआ, जब वर्ल्ड में मंदी आई थी, उस समय वहां की गवर्नमेंट ने इतने नोट इश्यू किए, इतने डॉलर इश्यू किए, जो उस समय के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉलर इश्यू किए। हाँ, उससे एक फायदा हुआ कि बाजार में डॉलर गया तो बाजार में जो मंदी आनी थी, अदरवाइज 1929 जैसी मंदी आ सकती थी 2008 में, लेकिन जो इतना डॉलर बाजार में पहुंच गया कि लोगों ने खर्चा किया, उस खर्चे से कारण इकोनॉमी चलती रही। कभी भी एक बात मान के चलिएगा, आपके पास जितना भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप जितने भी सर्विस यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किसी का खर्चा किसी की इनकम है, यदि आपने घड़ी ली तो ये किसी न किसी की इनकम है, आपने किसी से कोई सर्विस ली तो ये किसी न किसी की इनकम है। इसका मतलब जो पैसा आपके जेब में है यदि आप उसको खर्चा करते हैं तो इकोनॉमी उसी खर्चे से चलती है। और ये 5x पैसा काम में आता है इकोनॉमी में। तो ऐसा ही कुछ होता रहा। और 2008 में जो बात हुई उसके कारण बाजार में बहुत ज्यादा डॉलर फैल गया। कोई बात नहीं, यहां तक भी हुआ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम दोबारा से 2020 में आई। 2020 में कोविड आया, कोविड के कारण डिमांड कम हो गई। तो अब यहां लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका था इस बात का कि कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या वर्ल्ड या कंट्री इकोनॉमी मंदी में जा रही हो तो आप डॉलर इशू कर दो या रुपया इशू कर दो।
और यही 2020 में भी हुआ। और यहां आते आते इतना रुपए इशू हो गया कि आज की तारीख में 2025-26 की बात कर रहा हूं, $37 ट्रिलियन यूएस पे डेट है, और उसका इंटरेस्ट पे करने की भी उसकी कैपेसिटी नहीं है। $37 ट्रिलियन डेट है, कितने जीरो होते हैं आप ही लगा के देख लो, लेकिन उसकी इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन नहीं है। और ये सिर्फ कंट्री की पोजीशन नहीं है, कंट्री के जितने भी नागरिक वहां रहते हैं उनकी भी पोजीशन यही है कि वो डेट में बैठी है। हर चीज उनकी ईएमआई पर है, महीने भर पेमेंट खर्चा करते हैं, और 1 तारीख को यदि सैलरी आती है तो 1 तारीख को ही सैलरी साफ ईएमआई से। अब क्या हो रहा है, अब यूएस ने आज इस कारण से यूएस की पोजीशन ये है कि उनका डेफिशिएट, बजट डेफिशिएट 7% है। 7%, हमारा कितना है, 4% के आसपास होता है, 4 से ऊपर होते हैं हम कहते हैं कि बजट डेफिशिएट ज्यादा है, बाजार गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वहां 7% बजट डेफिशिएट है। 7% मतलब कि यदि वहां की गवर्नमेंट ₹100 कमाती है तो 107 खर्च करती है, तो ये ₹7 कहां से आता है, डॉलर इश्यू करके, नए डॉलर इश्यू कर देती है। अब क्या पोजीशन है, अब ईरान का वॉर चल रहा है, यूएस को वॉर में चलाने के लिए क्या चाहिए, खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। और ये जो पैसा और ये जो डॉलर है ये कहां से आएगा, फिर छापेगी। अब यूएस में प्रॉब्लम ये, ऑलरेडी 7% डेफिसिट चल रहा है, कितना छापेंगे, कहीं तो कुछ तो कंट्रोल होगा। और दूसरी बात, लोन लेने जाते हैं तो ऑलरेडी $37 ट्रिलियन लोन पे बैठे हैं, कोई लोन देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके इकोनॉमी में, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी हो, वार हो, या आपको लगता हो कि अगले 1-2 साल का फ्यूचर ठीक नहीं है, क्या पता मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, या बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम सेविंग करते हैं, हम अपने खर्चे को पोस्टपोन कर देते हैं कि यार मुझे कार लेनी थी, नहीं यार अभी पोस्टपोन कर दो, पुरानी कार से काम चल रहा है। हम सेविंग करते हैं, और हम कहां सेविंग करते हैं, किसको पैसा देंगे, ब्याज पे भी देना होगा तो हम या तो बैंक को देंगे कि भैया किसी पे विश्वास नहीं है, सिर्फ सेफेस्ट बैंक में भी वो देखो, नेशनलाइज बैंक में भी देखो रीजन, मतलब हम बैंक में भी सबसे सेफेस्ट बैंक ढूंढने की कोशिश करते हैं, इररेस्पेक्टिव हो कि वो 1% इंटरेस्ट रेट कम दे रही हो। इसी तरह, या फिर गवर्नमेंट बैक बॉन्ड, जब वॉर होगा तो जनरली गवर्नमेंट बैक बॉन्ड ज्यादा परचेज किए जाते हैं। क्यों? गवर्नमेंट कभी फेल नहीं होती, यदि गवर्नमेंट फेल हो गई तो फिर आपकी जेब में रखा हुआ 100 का नोट भी बेकार है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो गवर्नमेंट फेल नहीं होती है, ये मानते हुए हम गवर्नमेंट को ज्यादा बॉन्ड परचेज करते हैं। जरा सोचो, किसी भी चीज को हम ज्यादा परचेज करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने का मतलब, यदि ₹100 का बॉन्ड 10% यील्ड पे है और डिमांड बढ़ के उसकी प्राइस ₹110 हो जाती है, तो इसकी यील्ड कम हुई, इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, क्योंकि 110 पे भी अब 10% नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यील्ड 9% रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट कम होती है। तो आज से पहले जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो डिमांड बढ़ जाती है बॉन्ड्स की, और बॉन्ड की डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम होती है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो ज्यादा लोग कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट तो कम है ही, हम सोना खरीद लेते हैं। और इस कारण से हम अभी तक देख रहे थे कि सोना वॉर की कंडीशन में बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है यूएस की, 4%। क्यों चल रही 4%? जो मैंने कारण अभी आपको बताया। इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई, अदरवाइज जो इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए थी और यूएस की डिमांड जो डॉलर की बढ़ी है, उन दोनों के बीच में मिसमैच के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग रही है। और इस बढ़ने के कारण अब उनको ज्यादा यदि लोन चाहिए तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। और जब यदि इंटरेस्ट रेट, सपोज मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको 10% बैंक में मिलने लग जाए तो आप शेयर बाजार में लगाओगे, गोल्ड में लगाओगे, या बैंक पे 10% में खुश हो जाओगे? वही हो रहा है इस समय कि ज्यादा लोग गोल्ड खरीदने की जगह फिक्स इंटरेस्ट, यूएस के 4% इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है जहां इन्फ्लेशन 0 है, वहां लगा रहे हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि मार्च महीने में बाजार टूटा तो गोल्ड भी टूटा, और अप्रैल में बाजार अच्छा हुआ तो गोल्ड भी अच्छा हुआ। इसका मतलब कि गोल्ड अब इकोनॉमी के साथ जुड़ गया है। दूसरी बात, एक और बात क्या हुई गोल्ड में एक और बात क्या है, 2022 में रशिया का वॉर हुआ। उस वॉर में
रशिया का डॉलर यूएस ने फ्रीज कर लिया। उस वॉर में रशिया का डॉलर यूएस ने फ्रीज कर लिया। उस डॉलर को फ्रीज करने के बाद में चाइना ने क्या सोचा कि रशिया जिसके पास इतने सारे एटम बम है, उसका यदि ये डॉलर फ्रीज कर सकता है और वो कुछ नहीं करेगा या कर सकता, तो क्या मेरा डॉलर फ्रीज नहीं कर सकता? क्या मेरे पास 13 बिलियन डॉलर के यूएस के बॉन्ड्स पड़े हैं, ये सेफ नहीं है। कल को कोई भी बात ऐसी है जो इनको पसंद नहीं आई, तो मेरा ये बॉन्ड फ्रीज कर देंगे, यानी कि बॉन्ड जीरो। जरा सोचो ना, आपकी कोई बात गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए, कहे कि इनका अकाउंट सीज कर लो, आपका सारा पैसा कोई यूज नहीं कर सकते, क्या होगा आपकी सिचुएशन? वही एक कंट्री की सिचुएशन हो रही है। इस डर के कारण न सिर्फ चाइना, इंडिया, बल्कि बड़ी कंट्रीज ने ये चालू किया कि हम अपने बॉन्ड बेच देते हैं, उसके बदले में गोल्ड ले लो, गोल्ड लेके अपने लॉकर में रख लो, अपनी कंट्री में ले आओ। और कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रीज ने जो गोल्ड पहले स्विस में रखा होता था, वो भी कहा कि नहीं, हमें भरोसा नहीं है कि वहां गोल्ड रहे, फिजिकली मेरी कंट्री में, मेरे स्टॉक में होना चाहिए। होता ना ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा होता है। वही बिहेवियर इनका हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वर्ल्ड में गोल्ड की डिमांड बढ़ी। और 2020 के बाद में आप क्या देख रहे हैं? 2020 और 22 के बाद में गोल्ड की डिमांड बढ़ी। जो 2020 में गोल्ड का भाव यूएस टर्म में $2000 पर ऑन्स था, आज $5000 के ऊपर हो गया था। अभी 4700 के आसपास चल रहा है। जबकि 1979 या 80 में डॉलर में प्राइस में $850 का गोल्ड हुआ करता था, जो 2020 में 2000 था। नहीं, 40 साल में कितना सा बढ़ा गोल्ड? मुश्किल से 2 गुना, और अभी 2.5 गुना तो पिछले 5 साल में या 3 साल में बढ़ चुका है। तो ये रीजन है कि गोल्ड की डिमांड क्यों बढ़ी। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आज की पोजीशन में क्या हो रही है कि अब कंट्रीज के पास जो भी पैसा आ रहा है, यानी कि डॉलर आ रहा है, वो क्या कर रही है? वो गोल्ड परचेज करना चाहती है। ठीक है, अब जब वॉर चल रहा है, जरा सोचो कि वॉर चल रहा है, तो लोग गोल्ड परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? जब आपके पास गोल्ड होगा। ये सपोज आपके पास या किसी भी कंट्री के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास और दुबई के पास पैसा कब आता है, डॉलर कब आता है? जब बिजनेस चलता है। जब बिजनेस चलता है तभी तो पैसा आएगा। और जब बिजनेस चला तो उनके पास डॉलर आया। लेकिन जब यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो जाएगा तो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा? डॉलर नहीं आएगा। डॉलर नहीं आएगा तो गोल्ड परचेज नहीं करेंगे। इसका मतलब जब भी यहां मंदी आ रही है या बिजनेस बंद हो रहा है तो गोल्ड टूट रहा है, और जब बिजनेस वापस चालू हो रहा है, यानी कि अप्रैल में जब ऐसा लगा कि वॉर खत्म होने वाला है, तो गोल्ड बढ़ने लग गया। तो आपने क्या सोचा, क्या देखा कि पहले गोल्ड फियर पे चल रहा था और अब गोल्ड बिजनेस पे चलता है। ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स अपने पास गोल्ड रखना चाह रही है। तो ये आप आगे से ये मान के चलना कि ये गोल्ड की इक्वेशन चेंज हो गई है और गोल्ड जनरल इकोनॉमी के साथ चलेगा। जनरल इकोनॉमी चलेगी तो कार भी हम खरीदेंगे, घड़ी भी खरीदेंगे, बड़ी कार भी खरीदेंगे, मकान भी खरीदेंगे, कंजम्पशन भी करेंगे, और गोल्ड भी खरीदेंगे, डायमंड भी खरीदेंगे, और जो भी कंजम्पशन के आइटम है सब अच्छा चलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्लियर की है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। डीलिंग कर सकते हैं क्या? खाली गोल्ड ऊपर जाए, शेयर मार्केट पर जाए कैसे? ये किसी के, देखो कोई भी चीज ऊपर जाना या जाए ना, कि अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो गोल्ड भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इकोनॉमी तो बढ़नी ही है। इकोनॉमी बढ़नी है तो गोल्ड भी बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि सर 1980 की बात कर रहे हो, 1980 में गोल्ड का प्राइस क्या था? हमारे यहाँ तो 2,14,000 रुपए था। हमारे यहाँ 2,14,000 रुपए था। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने आपसे कहा कि 1980 में यूएस डॉलर में पर ऑन्स गोल्ड की प्राइस $850 थी। ठीक है, एक ऑन्स गोल्ड में या 1 किलो गोल्ड में कितना ऑन्स होता है? 32 ऑन्स होता है। तो इसका मतलब कि 850 मल्टीप्लाइड बाई 32.15, यानी कि 1 किलो गोल्ड का भाव $27,327 था 1980 में, $27,000। उस समय डॉलर और इंडियन रुपी का क्या प्राइस था? उस समय डॉलर और रुपीस का प्राइस था लगभग ₹8 के आसपास। यदि ₹8 के हिसाब से हम देखते हैं तो 2,15,000 रुपए का भाव था। आज डॉलर सन 2020 में $2,000 हुआ तो डॉलर का प्राइस क्या होगा? 75, यानी कि ₹8 से ₹80 के आसपास डॉलर हो गए। तो 90% तेजी हमें जो इंडियन रुपए में गोल्ड में लगती है वो किस कारण से हुई है? इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन के कारण। गोल्ड में तेजी नहीं आई है।
क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब 4% पर एनम की रेट से इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। इसलिए हमें लगता है कि गोल्ड में तो हमेशा तेजी आती है। नहीं दोस्तों, गोल्ड में तेजी आई है सिर्फ 2020 के बाद में। अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, 2025 का आप एग्जांपल लीजिए। $47 $4700 का भाव था गोल्ड का, और उस समय करेंसी की रेट थी 88। करेंसी की रेट क्या थी? 88। ठीक है, उस इसके मतलब 1,33,000 रुपए का, 1,33,00,000 रुपए पर केजी का गोल्ड का भाव इंडियन रुपए में था। कब? 2025 में। 2026 यानी कि आज यदि वापस 4700 है तो इंडियन करेंसी की रेट होगी 93, यानी कि 93 रुपए में $1 मिलता है, तो उसकी रेट हो गई 1,40,00,000। मतलब यूएस इन्वेस्टर या विदेशी इन्वेस्टर्स को तो वही 4700 का 4700 है, लेकिन हम कह रहे हैं 133 का माल 140 हो गया। क्लियर है बात? इसका मतलब ये मान के चलिएगा, हमें जरा सोचिए ना, हमारे रुपए की कितनी डिवेल्यूशन हुई है इन 50-60 सालों में, आफ्टर 1970-80 के बाद में, कि हम जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर $1 इक्वल टू $1 हुआ करता था, आज $1 इक्वल टू 100 डॉलर, $100 इक्वल टू $1। जरा सोचो ना कितना, ना तो 10% करेंसी की वैल्यू रह गई। ठीक है, तो कुल मिला के तो अब यहां बॉटम लाइन क्या आती है? नंबर 1, आयरन मल्टीप्लायर इफेक्ट, एनालाइज रिटर्न, रिस्क टू वॉच, स्मार्ट एलोकेशन एंड बॉटम लाइन। बॉटम लाइन ये है कि इंडियन करेंसी को रखने की जगह, बैंक में एफडी रखने की जगह ज्यादा बेटर है कि आप गोल्ड रख दें। और यदि बात पसंद आई हो तो सारी लेडीज ताली बजा देंगी। एक बात बताऊं मैं आपको, यही रीजन है कि आप देखेंगे कि आप और हम में से ज्यादा लेडीज हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो गई है। ये प्रूव कर रही है कि ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, क्योंकि जब भी आपने इनको एक्स्ट्रा पैसा दिया, इन्होंने गोल्ड ही लिया होगा। जब भी इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, क्यों मुकेश जी, गोल्ड ही लिया होगा। तो ये हमसे ज्यादा इन्वेस्टर हो गए। आइए हम बात करते हैं सिल्वर पर। ये मेरी बात कर चुका हूं सिल्वर पर। सिल्वर 1980 में हंट ब्रदर की स्टोरी किसी ने सुन रखी है? 1980 के हंट ब्रदर्स की स्टोरी। उस समय क्या हुआ था, इंडिया के हंट ब्रदर्स इंग्लैंड में थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सिल्वर को कॉर्नर कर लिया। और जो हाजी मस्तान का आप नाम सुनते हैं इंडिया में, वो उस समय हिस्ट्री शीटर जानते थे या सिल्वर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, स्मगलर हुआ करते थे। रीजन क्या था कि उन्होंने पूरा सिल्वर को कैप्चर किया पूरे वर्ल्ड का, और सिल्वर 1980 में $50 पहुंच गया। $50 पर ऑन्स 1980 में। आपको पता है 1981 में क्या भाव आ गया था उसका? सिर्फ $8। इसकी पूरी स्टोरी मैंने यूट्यूब पे चढ़ा रखी है, आप चाहे तो मेरा एक वीडियो देख सकते हो जिसमें हंट ब्रदर्स के बारे में पूरी बात कही हुई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस समय डॉलर का प्राइस था उस समय वो 1981 में $8 के आसपास था। अच्छा, इसके अलावा 2020 में सिल्वर का भाव क्या था डॉलर टर्म में? सोच सकते हैं कभी आप? $12। 1981 का $8 और 2020 का $12। बताओ आप सिल्वर में क्या रिटर्न आया आपको? लेकिन आप करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो $8 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 1981 का तो 21,000 रुपए पर केजी था, और 2020 में वही चीज लगभग 30,000 रुपए हो गई। तो कुल मिला के बात ये जो तेजी आई है वो आई नहीं है, वो सिर्फ करेंसी के कारण आई है। और 2026 में सारी बातें होने लगी कि सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड है, किसमें? सेमीकंडक्टर में और चिप्स में और पता नहीं कहां का। ये टाइम 2026 का टाइम मुझे वो याद दिलाता है जब 90s में क्रूड ऑयल का प्राइस $140 हो गया था। लोगों ने कहा था क्रूड ऑयल मिलना बंद हो जाएगा, जिसके पास क्रूड ऑयल होगा बस वही इकोनॉमी चलेगी। और $140। आज भी क्रूड ऑयल इस वार से पहले $60 चलता था। उस समय ऐसा पागलपन था, वही पागलपन यहां अभी हुआ सिल्वर में। सेमीकंडक्टर, पता नहीं क्या सब लोग सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, और ये 25,000 पर डे की स्पीड से सिल्वर बढ़ रहा था। ये होता है पागलपन। तो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर है ना वॉरेन बफेट, उनका सबसे फेमस कोट क्या है? देखो, बाई वेन अदर्स आर सेलिंग और सेल वेन अदर्स आर बाइंग। इसका मतलब
एक ग्रीड पर भी है ना, बाई बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर हमें क्या सिखा रहा है? ग्रीड और फियर की बात। वो कह सकता था ना कि एक अच्छी कंपनी बाई करने के लिए ईपीएस ग्रोथ देखो, अर्निंग पर शेयर देखो, पी रेशियो देखो। उसने हमें क्या सिखाया? हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है एज ए इन्वेस्टर। जरा सोचो, सबसे बेस्ट इन्वेस्टर का सबसे फेमस कोट ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल बैलेंस की जरूरत है। और वही सिल्वर में हुआ। आप ये सोचिए कि जब 4,10,000 का यहां भाव था, यदि उस समय के प्राइस से यानी कि 79 रुपए से या 121 रुपए से कन्वर्ट करते हैं तो 3,40,000 रुपए का भाव था। प्लस इसमें 6% इंपोर्ट ड्यूटी लगा लें, 3% जीएसटी लगा लें, तो 3,40,000 का 3,75,000 हुआ था। लेकिन यहां क्या भाव ट्रेड हुआ? 4,10,000 और 4,20,000। और उस समय भाव ऐसे आने लग गए थे। जब 90s की बात बता रहा हूं, तब तो हम कहते थे कि अहमदाबाद शेयर का भाव ये चल रहा है, कलकत्ता ये चल रहा है और चेन्नई ये चल रहा है। इस समय रात में संडे को फोन आता है कि सब चाइना में तो 4,40,000 रुपए ट्रेड हो रहा है। जरा सोचो, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, ये मान के चलना। पागलपन पूरे कुएं में फैला हुआ है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं और आप पागल है, हमारा देश पागल है, पूरा वर्ल्ड पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। जब पागलपन आता है तो ऐसे आता है, पूरा वर्ल्ड सेमीकंडक्टर बना रहा है। वो कहां गया सेमीकंडक्टर वाले? आज आधे दामों में 2 लाख वाला 2,25,000 में मिल रहा है सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर के केस में क्या होगा कि सिल्वर में डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, कंपेरेटिवली इन कंपैरिजन टू गोल्ड यदि हम बात करें तो ज्यादा वोलेटाइल है। तो बेटर है इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया जाए, एसआईपी की जाए तो गोल्ड में की जाए, सिल्वर में भी कर सकते हैं। रही बात $50 का जो सिल्वर का भाव था 1980 का, वो 2011 में $50 के आसपास पहुंचा, लेकिन वहां ब्रेकआउट नहीं किया। और जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, उसने 121 का टॉप बनाया। तो अभी 121 का टॉप बनाकर अभी लगभग $80 के आसपास चल रहा है। तो ये सपोर्ट कहां आता है? लगभग $50 से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, $50 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बिलो $55 जब इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस नजर आए तो समझ लेना वो इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया। अभी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और दूसरा, उसके बाद में भी जरा सोचो ना कि 1980 से लेकर 2011 $50 कितने साल तक पड़ा रहा। जरा सोचो सही, किसी ने 1980 में ले लिया हो $50 में, 2011 में आके कहेगा बूढ़ा हो गया मैं, साला ये बढ़ा ही नहीं एक पैसा, इस सब सिल्वर में कभी मत लेना। तो वही बात है, इस समय सिल्वर वो नहीं है। अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% आप ले सकते हैं। क्लियर है? इंडस्ट्रियल डिमांड वगैरह सब वो सारी बातें रह गई। और सेमी कंडक्टर बनाने वाले मुझे पता नहीं आज कहाँ हैं। तो आदित्य ने ये कहा सिल्वर तो बढ़ेगा, मिलेगा नहीं सर? मिलेगा ही नहीं ना। तो अच्छा एक बात बताइए मुझे, कई बार ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं बिटकॉइन नहीं मिलेगा। यार बिटकॉइन नहीं मिलेगा, सिल्वर नहीं मिलेगा। आपको कितना सा सिल्वर चाहिए कंजम्पशन के लिए? कंजम्पशन के लिए तो कुछ ही नहीं। आपके घर में गोल्ड है या नहीं है, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है यदि आपको खाने को और पीने को और शुद्ध हवा मिल रही हो? खाने को खाना, पीने को पानी और शुद्ध हवा मिल रही हो, आपके लाइफ में बिटकॉइन नहीं है तो आपकी क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया आप पर ये नहीं समझता है। जब समय प्याज का भाव ऊंचा होगा उस समय पता लगेगा कि प्याज की क्या क्या वैल्यूज है ना सारी। उस समय की यार ये तो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है गर्मी में। अरे सर अभी भी गर्मी चल रही, डॉक्टर साहब नमस्ते। अभी भी गर्मी चल रही, लेकिन प्याज को अभी कोई याद नहीं करता है। तो हमें वैल्यू तभी पता लगती है जब चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, दाम बढ़ जाती है, तभी हम उसको इसकी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सिल्वर की मैं बात कर चुका हूं आपसे। यहां पर HSBC ने कहा है सिल्वर 58 टू 88 की रेंज में रहना चाहिए और सिटी ग्रुप कहता है $57 आ जाना चाहिए। ये अलग अलग ओपिनियन है। अब आ जाए डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं अनंत को कहूंगा कि वो अनंत डॉलर इंडेक्स के बारे में बताएगा, लेकिन इतना सा बता दूं क्या है डॉलर इंडेक्स। वर्ल्ड की 6 करेंसी में डॉलर के प्राइस को कन्वर्ट करके क्या भाव बैठता है, वो डॉलर इंडेक्स है। स्टार्ट कहां से किया गया था डॉलर इंडेक्स? 100 = 100, यानी कि जब भी 6 करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर मजबूत होता है या कमजोर होता है तो इंडेक्स बढ़ जाता है और घट जाता है। उसका सबसे खास बात यह है कि डॉलर इंडेक्स का इंडियन स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और यदि आपने डॉलर इंडेक्स को पढ़ना समझ लिया तो ये मान के चलिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट को उसके साथ ही मूवमेंट ज्यादातर होता है।
तो ये हुई डॉलर इंडेक्स की बात। अब आते हैं हम क्रूड ऑयल। इंडिया का 85% क्रूड इंपोर्ट कर रही है इंडिया, कोई डाउट नहीं। यानी कि हमारे कंजम्पशन का, एनर्जी का 85% क्रूड इंपोर्ट होता है, उसमें से 20% पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड हो रहा है क्रूड में, वो हरमास से हो रहा है। अब उससे क्या होगा? यदि ये जो क्रूड लगभग $60 के आसपास आ गया था, वो प्राइस बढ़कर रिसेंट पास्ट में $120 पहुंच गई थी और आज वापस $110 के आसपास है। क्या लगता है इस जगह पे? यदि कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें 60-70 से ज्यादा भाव नहीं बनता था, लेकिन अब जो वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हुई है, उस सिचुएशन के हिसाब से ये भाव नया बन गया। अब यदि वॉर बंद भी हो जाएगा तो ये मान के चलिएगा कि ये $60 आने वाला है, ये लगभग $70-80 के बीच में रहने वाला है। मैं एक मोटे रूप से मैं मान लूं कि $80 के आसपास रहने वाला है, तो ये मान के चलिए 60 से 80 का डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। और यदि ये डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब कि इंडिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और कितना नुकसान हो रहा है ये हम इसको देखते हैं कि 20%, ये मैंने बात आपको बताई। यदि $10 बढ़ता है तो 12 से 14 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा पेमेंट इंडिया को करना पड़ता है। इसका मतलब 60 की जगह 80 हो गया, तो मतलब 12, 25, 30 बिलियन डॉलर का हर साल का एक्स्ट्रा का बिल आ जाएगा। और इसके कारण यदि पेट्रोल के प्राइस अभी तक तो हमें नहीं बढ़ाए, ₹10 का जो ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी थी, वो गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर ली है, यानी कि अभी आपको नहीं बढ़ने दिया। लेकिन हो सकता है अभी 3, 4, 5 इलेक्शन जो अभी मई जून तक होने वाले हैं, आपको एक साथ ₹25 पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। तैयार रहिए। उससे इंपॉर्टेंट क्या है? हो सकता है कि सरकार ये ₹25 एक साथ नहीं बढ़ाए, ₹5-5 करके बढ़ाए, लेकिन आखिर ये आज नुकसान किसको हो रहा है 25 का? वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा है, प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, या सरकार को नुकसान हो रहा है। ये इस इलेक्शन के बाद में बढ़ने वाला है। जरा सोचो, पेट्रोल बढ़ेगा तो हमारी सब चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, और यदि सब चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं मतलब महंगाई बढ़ने वाली, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब हमारी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब $80 आज की तारीख में 110 चल रहा है, मैं फिर भी 80 से कैलकुलेट कर रहा हूं। 80 यदि मान के चले तो ये मान के चलना ये हकीकत है, 80 रहने वाली है, और ₹125 का पेट्रोल आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये मन बना लीजिए। तो इसमें तो स्टेट ऑफ हरमास जिसकी हम बात कर रहे हैं, हरमास की बात कर रहे हैं, वो यदि खुल भी गया तो भी मैं $80 प्रेडिक्ट कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि $80 से इंडिया का ये इफेक्ट होने वाला है। हाँ, अब आ जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक पर। तो ये तीनों चीज मैंने आपको बताई, ये इसलिए बात की कि ये टॉक ऑफ द टाउन थी, और क्रूड का हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। 2024 सितंबर मिड कैप स्मॉल कैप में टॉप बना। 2024 सितंबर से अभी तक आप देख लो, मार्च तक कितने महीने हो गए जय भैया? 18 महीने, लगभग 1.5 साल हो गया है। इसका मतलब 1.5 साल से बाजार मंदी में है। लेकिन जब हम निफ्टी की तरफ देखते हैं तो निफ्टी बजट वाले दिन 25,000 से नीचे ट्रेड हुआ था। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया, क्या अनाउंसमेंट आया कि एसटीटी बढ़ा दिया है। बजट तक नॉर्मल था, लेकिन जब लास्ट में एसटीटी बढ़ाया गया वो बाजार को पसंद नहीं आया, और उस पसंद नहीं आया तो बाजार उस समय लास्ट में टूटा एक साथ, तो 25,000 के नीचे ट्रेड हुआ। 2-3 दिन बाद में इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो गई, हुई ना, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। उसका क्या इंपैक्ट आया कि 6 महीने से 1 साल से जिस ट्रेड डील का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ट्रेड डील ऑल ऑफ सडन यस में कन्वर्ट हो गई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाजार ने 26,340 का टॉप बनाया, जैसे ही अगले दिन मॉर्निंग की बात है। ठीक है, इसका मतलब आप सोचिए कि इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी 26,340 है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी लगभग 15-16 महीने, फरवरी का मतलब 17 महीने हो चुके थे, और उस टॉप बनाने के बाद में इवनिंग में ही बाजार लास्ट में 26,000 से नीचे ट्रेड हो गया। इसका मतलब ओवरहेड सप्लाई आई, क्योंकि जैसे ही एफआईज पिछले काफी टाइम से बेच रही है, वही एफआईज की और दूसरे इंस्टीट्यूशन की स्मार्ट प्लेयर्स की वहां सेलिंग आती है और बाजार वहां से खराब हो जाता है।
वो सिग्नल था कि बाजार अभी नहीं चलेगा। वो 1 फरवरी के आसपास की बात बता रहा हूँ, ये बजट के दिन की। फिर 28 फरवरी के आसपास क्या होता है, ये सारा ये बकेड़ा हो जाता है, वॉर वाली सिचुएशन रहती है। तब तक बाजार डेप्थ में चल रहा था, लेकिन 28 फरवरी को इसके बाद में बाजार कंटिन्यूअस मंदी में चलता है, क्योंकि वॉर की खबर रोजाना इंफॉर्मेशन आती है। और जब भी आप एक बात मान के चलेगा, जब भी कुछ ऐसा होता है, बाजार हर चीज को 6 महीने एडवांस में डिस्काउंट कर लेता है। और वही इस टाइम हुआ, बाजार ने क्या किया, 6 महीने एडवांस में डिस्काउंट किया। किस चीज को, कि वॉर हो रहा है। और 23 मार्च को 22,500 के आसपास बॉटम बनाता है। 23 मार्च को मेरा एक लास्ट वीडियो है, वो आप देखिएगा। 22,500 के बॉटम के बाद में बाजार ने आगे देखा कि आगे क्या है। वहां वो दिन था जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात कही थी, सुबह 5:30 बजे एक सिविलाइजेशन, वन सिविलाइजेशन विल एंड। जरा सोचो कितना प्रेशर था पूरे वर्ल्ड को। एक स्टेटमेंट, मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये कहता है कि एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट हम क्या सोच रहे थे, न्यूक्लियर डाल देगा, लेकिन उसने डाला बम किस पर, बियर्स पर, मंदड़ियों पर डल गया ना। एक सिविलाइजेशन खत्म हुई नहीं हुई, जो बियर थे ऑपरेटर, हुआ कुछ हो रही। जरा सोचिए, उस दिन 2:30 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था कि 22,500 पे है और आज रियल पैनिक है। अभी वीडियो दिखाएंगे, आज रियल पैनिक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही बात सोची थी, यदि न्यूक्लियर हो गया जो पूरे वर्ल्ड के लिए वर्स्ट सिचुएशन होगी, और जो चीज पूरे वर्ल्ड के लिए बेकार वो हो नहीं सकती। मतलब कोई भी ऐसा काम कर नहीं सकता, जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो, चाहे कितनी पावरफुल कंट्री हो। बस मैं इसी बात को सोचते हुए मैंने कहा था कि यार न्यूक्लियर तो होगा नहीं, और ये तो कभी भी पलट जाएंगे, इनका कोई भरोसा भी नहीं है। ये बिल्कुल नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव क्रिएट करके नेगेटिव क्रिएट करते हैं। तो वही हुआ वहां। उसके बाद में फिर 30 मार्च, अच्छा आपको पता है 2020 का कोविड का बॉटम कहां बना था, कितनी तारीख को बना था? 23 मार्च 2020। और ये कब बना? 23 मार्च 2026। ठीक है, 23 मार्च है को इंसिडेंस मान लो। अब 23 मार्च 2026 का जो बॉटम बना, वो दोबारा टेस्ट होने के लिए कितनी तारीख को आया? 30 मार्च को। और 2020 का बॉटम कितनी तारीख को टेस्ट होने के लिए आया? वो भी 30-31 मार्च को। और फिर 2 मार्च को, 2 अप्रैल को दोबारा से 22,500 के आसपास बाजार आया, और वहां से हम देख रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव हो गया। जरा सोचो कितना पैनिक था बाजार में। यहां जो मुझे वॉरेन बफेट की वो जो बात मैंने की, बाई व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, ब्लड मतलब ऐसे ब्लड थोड़ी दिखता है, यही ब्लड है, यही ब्लड है। और आप देखिए वहां से सोना भी तेज हुआ है, जैसा हमने अभी बात की कि गोल्ड और सोना एक साथ चल रहे हैं। सर ये एचटीटी पाना था कि एफआई पाने की? जी, एफआईज को, एचटीटी पढ़ना, एफआईज को इंडिया छोड़ने की पाना मेरा। नहीं, एफआईज का, उन्होंने एफआईज तो पिछले 1 साल से माल बेच रही है, और उनका बेचने का सबसे बड़ा रीजन है डॉलर। डॉलर आज की तारीख में पिछले 1 साल में पूरे वर्ल्ड की करेंसी के अगेंस्ट में कमजोर हुआ है, लेकिन इंडिया का रुपी डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हुआ है। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड से कमजोर हो गया। जरा सोचो कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी कम हो रही है। बॉन्ड रेट भी बढ़े, यूएस के बॉन्ड रेट भी बढ़े, यूएस के बॉन्ड रेट भी बढ़े हैं, वो भी एक रीजन है। अच्छा, मैं एक जो सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि ये सब इंडिया का रुपये कमजोर हो रहा है, यहां गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस पे एक्शन जरूर होगा। यदि ये इंडिया का रुपये इस तरह से कमजोर होता रहा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या वैसे भी बात करूं, तो इंडिया का रुपये इतना कमजोर होना पॉसिबल नहीं है। यदि होगा तो एफआईज का पैसा नहीं आएगा, जबकि सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रही है, जबकि सेंट्रल बैंक से, कर रही है, तो सेंट्रल बैंक को एक सपोर्ट करना चाहिए। यदि मुझे पूछा जाए ना, कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी इंपैक्ट क्या आ रहा है, यानी कि उनके प्रयास पूरे नहीं है। रिजल्ट्स कम हो जाएंगे तो आगे होंगे ना। अभी जब डॉलर का ऐसा क्या इंडिकेशन होगा आरबीआई की तरफ से, इससे हमें ये पता पड़ेगा कि रुपये तो सपोर्ट करना चाह रहा है? ये देखो, कोई भी ऐसा रीजन जो एफआईज के पैसे को वापस लेके आ जाए,
बस वहां से रुपए को सपोर्ट मिल जाएगा। एफआई एक तो उधर प्रेशर जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप आना चाहिए? मेरे हिसाब से। जी सर। एफआई का सेलिंग का रीजन आप बस कह रहे खींचे पे मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इक्विटी मार्केट पर टैक्सेशन को कम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो एसटीटी हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। यदि ये क्लियर हो गया तो पैसा आएगा, उसमें डॉलर और रुपये की जो वॉर चल रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा कारण है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं कोई खजाना 5,000 करोड़ रुपए के एसटीटी में गवर्नमेंट का कौन सा खजाना खाली हो रहा है भाई साहब? 5,000 करोड़ से क्या आ रहा है? 5,000 करोड़ से कुछ हो रहा है, लेकिन उस 5,000 करोड़ से पूरी इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है ये हमें सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यहां पर कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय हमारे सामने। एफआई का सेलिंग का एक और रीजन है कि हमारी वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो गई। हाँ वैल्यूएशन पे भी आ रहे हैं। वैल्यूएशन आई थी बिल्कुल। चलो पालीवाल जी ने वैल्यूएशन की बात की, हम वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। 2021 में निफ्टी की ईपीएस, जैसे हर शेयर की कोई ईपीएस होती है ना, हर अर्निंग पर शेयर, जैसे पूरे निफ्टी के 50 शेयरों के अर्निंग थी 620 रुपए। यदि उस समय 24 प्राइस टू अर्निंग रेशियो थे, कोई भी शेयर का प्राइस किससे डिसाइड होता है? अर्निंग प्राइस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दो तीन चीजें हैं जिससे शेयर की भाव डिसाइड होता है। अर्निंग प्लस सेंटीमेंट, ये दो चीज होती है जो शेयर के प्राइस को डिसाइड करती है। अर्निंग कैसे पता लगेगी? अर्निंग तो कंपनी की आ रही है और हमें पता लग गई। सेंटीमेंट कैसा है? वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें पता लगता है। सपोज सेंटीमेंट अच्छा है तो आप क्या कहते हो कि यार क्रेटा नहीं ओडी ले लो, और सेंटीमेंट खराब है तो क्रेटा नहीं क्या ले लो, i20 ले लो। होता है ना होता, ये सेंटीमेंट की बात है। कभी कभी घर पे पहुंचे आप, पालीवाल जी घर पे पहुंचे हैं और वाइफ ने कह दिया कि आज मुझे सोने का ऑर्नामेंट दिला दो, वो कब कहेंगी? यदि उनका सेंटीमेंट सही होगा उस दिन तो मिल जाएगा, ये क्या है, और नहीं तो तुम्हें तो रोजाना ही यही चाहिए। तो ये सब क्या सेंटीमेंट दीदी हमारा से, तो ये समझती है लेडीज कि सेंटीमेंट ठीक होने पर ही क्या चीज मांगी जानी चाहिए। गलत कर रहा हूं मैं? तो भुगत हो गई हूं जी। तो जब इनका मूड ठीक हो ना तो ही गलत ऐसी चीज डिमांड कर लो कि जो पूरी हो जावे। तो वही जब बाजार का मूड अच्छा हो तो सेंटीमेंट किससे डिसाइड होता है? यहां हम कैसे पता लगता है सेंटीमेंट कैसा है? इंडिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, पी रेशियो आ गया। तो प्राइस हमें पता है, अर्निंग हमें पता है, डिवाइड करते हैं तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ गया वो एंड इफेक्ट है, और वो हमें बता रहा सेंटीमेंट क्या है। हिस्टोरिकली यदि हम देखते हैं तो निफ्टी 18 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है, 18 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, यानी कि हम कोई शेयर का भाव उसके अर्निंग से 18 टाइम ज्यादा देते हैं। और यदि हम उसको 20 टाइम ज्यादा देने लगे, इसका मतलब क्या होगा? हमारा सेंटीमेंट अच्छा है। 25 टाइम देने लगे तो हमारा सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, मतलब हम बहुत बुलिश देख रहे हैं। और यदि हम 15 ही देने लगे तो हमें लगता है वॉर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो यही होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 2021 में हमें लग रहा था 24 प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे रहे थे, उसमें हमें क्या लग रहा था कि आगे इकोनॉमी में कोविड के बाद में अर्निंग बढ़ेगी, कंपनी जो अभी बंद है वो ठीक होने लग जाएगी। और वही हुआ। आगे वाले सालों में 22, 23, 24, 25 में 22 पी रेशियो पे ट्रेड होता रहा। और जैसा हम देख रहे हैं कि 2021 620 की अर्निंग, 24 के हिसाब से 14,000 के आसपास, और 825 की अर्निंग थी 2022 में। 22 पी रेशियो से 18,000 के आसपास, 920 22 से 18,000 के आसपास। अब आप ये देखिए कि 2023 में 22 पी रेशियो के हिसाब से 20,000 के आसपास बनना चाहिए था। यदि बॉटम 18,300 आया, इसका मतलब लगभग 18 प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ गया। वो बाइंग का टाइम था। और ऐसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं 2026 में 1,200 रुपए की अर्निंग 22 के हिसाब से देखते हैं 22,182 22 पी रेशियो से बैठ रहा है, नहीं सॉरी 26,400 बैठ रहा है। और यदि निफ्टी ने एक्चुअल बॉटम बनाया 22,182, यानी कि लगभग 18 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो वैल्यूएशन वाइज भी हम रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गए थे, तो वो इसलिए बाइंग का भी एक अपॉर्चुनिटी। तो पी रेशियो वाली बात आपने कही ना, अर्निंग और पालीवाल जी, ठीक है ना ये? तो ये हमें क्या बता रहा है कि जब भी अर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
यदि निफ्टी की अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 के आसपास हो तो समझो बाजार रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। 18 से नीचे हो तो क्या समझना है, सस्ता है। इसका मतलब हमें इसमें एफडी कम करके इक्विटी में पैसा बढ़ाना है। और 22 से ऊपर हो तो क्या मानना है, 25 के आसपास हो तो ओवर वैल्यूड है, इस समय निफ्टी को रिड्यूस करना है या स्टॉक मार्केट को रिड्यूस करना है। तेजी का एक और कारण था जो इस जगह से लग रहा है मुझे, वो सबसे बड़ा रीजन है कि 18 महीने का बियर मार्केट जो स्मॉल कैप और मिड कैप में था वो अभी अभी फिनिश हुआ है मार्च में, 18 महीने पूरे हो गए। इससे पहले की तेजी, इससे पहले की जो स्मॉल एंड मिड कैप की तेजी थी वो भी 18 महीने की थी, ये 18 महीने पूरे हो गए, यानी कि अगले 18 महीने क्या रहने की उम्मीद है, तेजी। जरा सोचो, पिछले 18 महीने में जिस क्लास ने कोई रिटर्न नहीं दिया वो अगले 18 महीने में क्या 50% बढ़ सकता है। मिड कैप अपने 2024 के हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी उससे 15-20% नीचे चल रहा है। हम यह देखते हैं 2021 से 2022 पी पे चल रहा है, ये मैंने आपको बताया। 2027 का अर्निंग एस्टिमेट क्या है, अर्निंग एस्टिमेट लगभग 1300 से 1400 के बीच में। यदि 1300 की अर्निंग मल्टीप्लाइड बाई 20 कर लो आप तो इंडेक्स क्या होना चाहिए, 26,000। मल्टीप्लाइड बाई 19 कर लो तो 24,000 पे आज हम बैठे हैं। ठीक है, तो इस समय हम लगभग 19 पीई पे बैठे हैं 2027 पर। इसका मतलब कि ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हम लोग बैठे। करंट मार्केट, उसके बाद बताए इन्वेस्टर का टेक अवे मैंने आपको बता दिया है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाजार इस जगह से अगले 6 महीने से लेकर 1.5 साल में क्या हो सकता है। अब मैं बताने में आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर सकता हूं कि देखो वॉर का क्या होगा, क्रूड ऑयल का क्या होगा और गोल्ड का क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट का क्या होगा, लेकिन मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा वर्डिक्ट दे रहा हूं। इसमें क्या है, पहली बात 18 महीने की मंदी हो चुकी है, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी आनी चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहां से इकोनॉमी ठीक चलनी चाहिए। रीजन एक ही प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, वो है क्रूड ऑयल, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं लगता है, या फिर डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एंड डॉलर इंडेक्स, इनके अलावा और कोई रीजन नहीं लगता है। इंडियन इकोनॉमी में अभी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बस गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी देनी है या डॉलर इंडेक्स पे वर्क करना है, डॉलर पे वर्क करना है कि वो करेंसी की रेट कैसे मेंटेन हो जाए। यदि गवर्नमेंट ने यहाँ एक्शन ले लिया तो, और यदि नहीं हुआ तो भी हम, आप देख लो 1400 मल्टीप्लाइड बाई 22 लगभग 30,000 तो हमारा सिंपल वे में कैलकुलेशन से टारगेट आता है। एफआईएस वापस आ जाए तो है। और एफआईएस आएगी कब, जब रूपी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा डॉलर के कंपेरिजन। पिछले 6 क्वार्टर से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे, देखती कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पिछले 6 क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब बाजार ने कितने टाइम पहले देखा। बाजार की एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो 6 महीने आगे को देखता है। आज जरा अच्छा चलो मैं आज की सिचुएशन को कोविड से कंपेयर करता हूं। कोविड 23 मार्च को बॉटम बना, लॉकडाउन किस दिन लगा था, उसी दिन लॉकडाउन लगा था। हमारी न्यूज वर्स्ट कब थी हमारे पास, 23 मार्च के बाद में लॉकडाउन लग गया है और बाजार नया टॉप बना रहा है, बाजार चल पड़ा है। फिर सेकेंड वेव आती है, तो उसमें सेकेंड वेव में क्या कितनी बैड न्यूज थी, और फर्स्ट वेव से ज्यादा नुकसान सेकेंड वेव में हुआ है, लेकिन बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जरा सोचो, वो का वो सिचुएशन आज हो रही है कि फर्स्ट वेव यानी कि फर्स्ट वॉर हुआ, उसको आज बाजार उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है उन न्यूज को, क्योंकि बाजार एक बात मान चुका है कि कोई भी कंट्री वॉर में ज्यादा नहीं चलेगी। ये सब नेगोशिएशन चल रही है, प्रेशर टेक्निक चल रही है, बाजार इस बात को प्राइजन करने की कोशिश कर रहा है। आप बार बार न्यूज सुन के आज तेजी में, आज मंदी में आएंगे, लेकिन या तो न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो फिर तो एक डिफरेंट बात होगी, वो ग्रेटर गुड के लिए नहीं हो सकता। यदि वो न्यूक्लियर अटैक कर देगी, कल चाइना कहेगा हम भी कर देते हैं, कल वो रसिया कहेगा कि मैं भी यहां डाल ही देता हूं, रोजाना का काम है, खत्म मेरा, फिर तो वो रेयरेस्ट पॉसिबिलिटीज है, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी। यदि आप इस बात को मानते हैं तो आपको बुलिश रहना चाहिए। में डालना हो तो क्या रेचो, डिपेंड करता है ना, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, आपकी प्रोफाइल क्या है उस ढंग से। दूसरा, आप कितनी एफडी कितनी देके रख रहे हो। तो आइए हम जियो पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बात की कि जियो पॉलिटिक्स, यूएस बजट डेफिसिट और डी डॉलराइजेशन और डी डॉलर वेपनाइजेशन, डॉलर को एज ए वेपन यूज करना, ये सारी बातें हमने कर ली। मुझे लगता है इसमें से कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम नहीं कर रही।
अब रही बात हमें क्या करना चाहिए, सबसे बॉटम लाइन तो यही है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स इनकम की। इस समय वॉरेन बफेट साहब अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 32% के आसपास फिक्स इनकम में रख के बैठे हैं। वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर जिसने पिछले 50 सालों में हमें ये बताया कि इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो कहां बैठा है आज? कैश में, बॉन्ड में, यूएस बॉन्ड्स में। तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड नहीं करना है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? बैंक एफडीज के अलावा हम कुछ कंपनीज की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड के केस में बहुत ज्यादा ये रहा नहीं है कि टैक्सेशन बेनिफिट नहीं रहा है, लेकिन कुछ एफडी जैसी है जो 9 से 9.5% देती है, या डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं जो 9 से 9.5% देते हैं, और जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भी बेनिफिट है। तो ये हमें एक काम तो ये किया जा सकता है। दूसरी बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा एफडी का पैसा है, मुझे इसे टच नहीं करना है। तो आप सपोज 10 लाख रुपए आपने बॉन्ड में डाल दिए, इसमें मंथली इंटरेस्ट रेट आपने ऑप्शन चूज कर लिया। मंथली इंटरेस्ट रेट यदि 10 लाख पे 9,000 रुपए महीना आ रहा है, तो उस 9,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दो। हम कई तरह नाम सुनते हैं ना, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। वो क्या करते हैं? आपकी कैपिटल का 50% बॉन्ड में डाल देते हैं, जो अगले 5 साल में डबल होके 100% पहुंच जाता है, और बाकी 50% को इक्विटी में डालते हैं। उससे क्या होता है? आपकी कैपिटल तो हमेशा प्रोटेक्टेड है और रिस्क एसेट आपको एडिशनल रिटर्न दिला सकती है। सर मेरा इसमें था, नॉर्मली अच्छी कंपनियों के बॉन्ड्स या उनके तो इंटरेस्ट रेट कम ही है। उन्हीं के मैं बता रहा हूँ। वैसे तो 14% में मिल जाएंगे। जिनके विश्वास करना मुश्किल है। मुथूत पे विश्वास करोगे तो बस उसकी 9 9.5 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या है? कैप्री ग्लोबल। और मुथूट शायद एक्सेप्ट नहीं कर सर। अरे कर रहा है, हमारे यहाँ तो कर रहा है। हाँ जी, वो एनसीडी क्या? हाँ, गवर्नमेंट 6.6 है। या मतलब सिक्योरिटी अकाउंट जा रहा चाहते हैं। नहीं ट्रिपल हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट, AAA बॉन्ड लेना है एटलीस्ट। यदि आपको 20 लाख का बॉन्ड का पोर्टफोलियो हो रहा है तो एटलीस्ट 3 से 5 बॉन्ड आपके पास होने चाहिए। एक पूरा बॉन्ड का भी एक पोर्टफोलियो बनता है उस तरह से रेगुलर बेसिस पर मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो हमारे बच्चों को बाहर रह रहे हैं, बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना भेजना है। आपने 10 लाख रुपए बॉन्ड में डाल दिए और वो उसके अकाउंट में इंटरेस्ट जा रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो गया। आपको हर महीने चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से भी हम प्लान कर सकते हैं। कोई भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज करके आप बॉन्ड्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छे बॉन्ड्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, आ रहे हैं। मुथूट के अलावा एडलवाइस का बॉन्ड था अभी रिसेंटली, और क्या तक क्या आए थे? सफायर है। सफायर किसका? एडलवाइस का है। कैप्री ग्लोबल जिसका जो पहली बार बॉन्ड लेके आया है। इस तरह से बहुत सारे बॉन्ड्स आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड है रहे। आपको रेगुलर बेसिस पे एक दो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। डायरेक्ट स्टॉक्स में अभी मैंने एक पोर्टफोलियो देखा है आपका। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट स्टॉक्स में? 2020 से लेकर यदि 26 तक क्या आपने डायरेक्ट स्टॉक में कमाया है या नहीं कमाया, आप ये देख लें। यदि यस, तो इसका मतलब आपका काम करने का तरीका अच्छा है। आज हम इंडेक्स लेवल पे क्या 10% ही तो डाउन है, 8% ही डाउन है, और मिड कैप 8 पार है, टॉप के आसपास है, और साथ में स्मॉल कैप 10-12-15% स्मॉल कैप डाउन है। यदि हम इन सबको आउट परफॉर्म करके हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में नहीं है, तो मतलब हमें रीचेक करने की जरूरत है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है। इसका मतलब यदि आपने कोई म्यूचुअल फंड में डाला होता तो वो आपको इंडेक्स के आसपास भी रिटर्न दे रहा होता, तो इसका मतलब क्या होता कि आप 8 पार रहे होते, या हल्के फुल्के नेगेटिव रहे होते, या कुछ पॉजिटिव रहे होते। यदि आपका पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन है, तो आपको ये काम आज ही बंद कर देना चाहिए। आप अपने फंड मैनेजर को या इक्विटी फंड को, इंडेक्स फंड को पैसा दे दो, वो ज्यादा बेटर है। और अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस तरह से करना है, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी इस पे काम कर सकते हैं। तीसरा आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने एक बात मान के चलिए कि ये वैसा प्रोडक्ट हो गया जैसा एफडी प्रोडक्ट था। आज से 10 साल 20 साल पहले जैसा एफडी था, वैसा आज म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट हो गया। नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए भी ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो गया। क्यों? यदि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। आपने एक बात जरूर सीख ली होगी कि हमारे रुपए की वैल्यू 90% डाउन हो चुकी है। कभी भी आपके पास पैसा रखते हो तो आप ये समझ लेना कि आप इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा रहा है, या रुपए की वैल्यू डॉलर से जो कम हो रही है वो आपके पैसे की वैल्यू खत्म कर रही है।
आप अपने आसपास देख लीजिए, जिन्होंने किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, वो हैप्पी लगेगा। और जिन्होंने कैश रखा या एफडी किया, वो नुकसान में है। आप तभी तो हम बात करते हैं ना कि यार वो 2005 में मेरे को ये प्रॉपर्टी 5 लाख में मिलती थी, आज 2 करोड़ की हो गई। करते नहीं करते। या लेडीज कहेंगी कि उस समय सोना मेरी शादी के टाइम पे 40,000 रुपए था और आज 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है नहीं। तो इसका मतलब हमें एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी सबसे बड़ा क्राइम यदि कुछ है तो यही है, या सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप अपने पैसे को किस में रखते हैं? कैश में रखते हैं, बैंक एफडी में रखते हैं। रीजन कि वहां इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा रही है। ठीक है, तो हमें पैसा कहां रखना है? मैक्सिमम पैसा यहां रखो, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है और इजी प्रोडक्ट है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं मुझे कि सर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, हम 5 स्टॉक में एसआईपी कर लेते हैं। आप ऐसी रिस्क में क्यों जाना चाहते हैं? आप अपने पोर्टफोलियो को, कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है या परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी इंडेक्स लंबे टाइम में परफॉर्म नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो हमेशा, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कभी भी ये कंफ्यूजन मत, दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो कि मुझे स्टॉक में एसआईपी करनी है। क्यों करनी है स्टॉक में एसआईपी? यार फंड मैनेजर करता रहेगा ना उसको। आपने तो यूनिट ले ली, आप उसके पीछे से यदि फंड मैनेजर कोई स्टॉक बाई कर रहा है या सेल कर रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको टैक्सेशन में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको टैक्स कब देना है? जब आप प्रॉफिट बुक करोगे। आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, बैंक से 7 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट आता है, उस पर आपको टैक्स देना है। आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उस पर 7 लाख रुपए SWP लगाते हैं, टैक्स कितने पर लगना है? 7 लाख पे नहीं लगना। 6 लाख की परचेज वैल्यू, 1 लाख रुपए प्रॉफिट, तो टोटल 7 लाख रुपए का, आपको सिर्फ 1 लाख पे टैक्स देना है। तो आप तो टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट यूज करो ना। गवर्नमेंट ने बहुत कम प्रोडक्ट्स पे टैक्स एफिशिएंट बना रखा है, उस टैक्स एफिशिएंसी का फायदा लो। अब म्यूचुअल फंड में हम समझ गए एसआईपी करनी है, लमसम डालना है, सब कुछ करना है, और यही ऐसा प्रोडक्ट है जहां आपका पास पैसा रहना चाहिए। लिक्विडिटी यदि आपके पास जो भी रख रखी है वो आपको यहीं रखनी चाहिए। अब आते हैं SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। हम पैसा हम रखने की कहां बात कर रहे हैं? हमने बात की एसेट क्लास में रखने की। तो हमने क्या लिया? गोल्ड भी ले लिया, सिल्वर ले लिया, रियल एस्टेट और एग्री कमोडिटीज, ये सारे एसेट क्लास है। इन सब में हम पैसा रखते हैं, शेयर बाजार में पैसा रख रहे हैं। लेकिन एक और नया एसेट क्लास डेवलप होकर आ रहा है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। उसमें क्या होता है? ऑप्शंस, कॉल, पुट, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि बाजार तेज जाए या नहीं जाए, बाजार मंदा जाए या नहीं जाए, या बाजार कहीं भी जा रहा हो, जो पैसा कमा रहा हो, यानी कि इंटरेस्ट पे पैसा देने के इक्विवेलेंट जैसा काम हो गया, वो हो गया SIF। यानी कि ये पहली बार, जो आपने हेज फंड का नाम सुना होगा ना, हेज फंड्स, वो क्या करते हैं? अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं विद लिमिटेड रिस्क साइड के साथ में। लिमिटेड रिस्क साइड का मतलब होगा कि वो डेरिवेटिव में पोजीशन बनाकर अपने पोर्टफोलियो को हेज रखते हैं। और यदि वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखते हैं तो, और रिटर्न बना रहे हैं, तो क्या हम नहीं बना सकते? स्मॉल इन्वेस्टर शायद हम नहीं बना सकते, लेकिन उस टाइप के प्रोडक्ट SIF के रूप में आज हमारे सामने आ गए, उस तरह के प्रोडक्ट। तो यहां क्या है? उतने लिवरेज नहीं है, यानी कि सिर्फ 25%, यानी कि आपने 100 रुपए दिया तो ये 125% तक का काम कर सकते हैं, जबकि वहां पर 200% तक का काम कर सकते हैं। इतना सा फर्क है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट की तरह टैक्सेशन में आ रहा है। यानी कि डेरिवेटिव में जब हम हेज फंड्स को पैसा देते हैं, या नीचे में PMS और AIF की बात करूंगा, इसमें टैक्सेशन आपको फुल रेट पे देना होता है। लेकिन यहां पर डेरिवेटिव में वो काम करके भी टैक्सेशन हम पर म्यूचुअल फंड का लगता है। यानी कि हमें यूनिट अलॉट होती है, पीछे से फंड मैनेजर कुछ भी काम करे करना है। ये आने वाले, मैं इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इसका मतलब कि आज जितना काम म्यूचुअल फंड का है, उतना काम अगले 10 साल में शायद इनका भी हो जाए। अच्छा, SIF में भी कई तरह के SIF हैं। नंबर 1 इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 1 तो जिस तरह के लो रिस्क के SIF जो आपको लगभग 8 से 10% रिटर्न दे देगा, बस उतनी सी लो रिस्क के साथ आ जाए, वो भी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के साथ में, तो FD का बेस्ट वो हो गया। और इक्विटी के केस में लो वोलेटिलिटी के साथ में उतना ही रिटर्न दे देवे जितने आपको इक्विटी दे रहा हो। ठीक है, ये दूसरा ये प्रोडक्ट हो गया। तीसरा,
टॉप 100 फंड स्टॉक्स को छोड़कर बाकी में इन्वेस्टमेंट करो। इस तरह के 3-4 कैटेगरी इक्विटी एसआईएफ के केस में है। तो किस कैटेगरी, जैसे जैसे ये वैसे ही हो गया जैसे हम बात करते हैं ना कि हमें स्मॉल कैप लेना है, मिड कैप लेना है, फंड लेना है या लार्ज कैप फंड लेना है, बस उस तरह की कैटेगरी एक डिफरेंट कैटेगरी। सपोज आपको क्या लगता है कि अभी दिसंबर तक निफ्टी कहां तक नहीं जाएगा? 30,000 नहीं जाएगा। सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं, आज 24,000 खड़े। यदि 30,000 का कॉल आपको 500 रुपए में बिक जावे तो क्या होगा? आपको 500 रुपए की अर्निंग हो जाएगी यदि 30,000 से ऊपर नहीं गया। और यदि आपका पोर्टफोलियो है और आपने 30,000 का कॉल बेच दिया और किसी कारण से 35,000 हो गया तो आप अपने पोर्टफोलियो को ये मान लो कि मैं 30,000 में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होगी ना, पर इस तरह की स्ट्रेटेजी में ही काम करती है। इंडेक्स कहां नहीं जाएगा? कब 20,000। चलो ठीक है, मुझे 20,000 में माल लेना है और मैंने 20,000 रुपए का पुट बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल पुट, मुझे लगता है शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 20,000 रुपए जब तक नहीं आता है इंडेक्स तब तक आपको कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहेगी। जिस दिन 20,000 से नीचे आ जाएगा उस दिन आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मोटी मोटी बात यह है। तो हम अक्सर बाजार में जब काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बाजार कहां जा सकता है ना, कहां जाएगा। हमें ये देखना है कि कितने टाइम में, यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कहां नहीं जाएगा, बस इतना सा प्रेडिक्ट करना है। तो हमारे लिए कहां जाएगा प्रेडिक्ट करना इजी है, ये कहां नहीं जाएगा प्रेडिक्ट करना इजी है। 20,000 नहीं आएगा, 30,000 नहीं जाएगा, बस उससे ही पैसा कमाना, ये इसका काम। और सबसे खास बात, स्पेशली जब तक ये वैसे देखा जाए तो एआईएफ और एआईएफ में ऑलरेडी चल रहे हैं लेकिन वहां टैक्सेशन ज्यादा लग रहा है। ये म्यूचुअल फंड के जब आए हैं, म्यूचुअल फंड एसआईएफ में आए हैं, इसमें म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन है और अभी 6 महीने पहले ही इसकी परमिशन मिली है। तो इसका मतलब जब तक म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन इसमें मिल रहा है तब तक तो फायदा उठा लो, फिर बाद में देखेंगे जब म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन यदि कभी चेंज रहता है तो क्या होता है ना। सर एवरेज कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न? 8, 10, 12 से भी नहीं, एक तो नॉट बिकॉज सेबी की समझ बच जाइए इसके अंदर। ये बाजार के इक्विवेलेंट रिटर्न दे सकती है आपको विद लो वॉलेटिलिटी। क्योंकि मैंने देखा आपकी गट फीलिंग हमेशा सही होती है, कई साल से देख रहा हूं मैं। तो विद लो वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल कम रहेंगे। आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसमें आपको कई बार पेन ज्यादा होता है ना कि यार मेरा पोर्टफोलियो 20% टूट गया। आप एक सिंपल सा, मैंने एक वीडियो में बताया था, यदि आपका पोर्टफोलियो हाई वॉलेटाइल पोर्टफोलियो है, सपोज पहले साल 75% बढ़ा, दूसरे साल 50% बढ़ा, तीसरे साल 75% टूट गया, और दूसरा आपका पोर्टफोलियो पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल 10% टूटा, या 10% बढ़ा और तीसरे साल 20% टूट गया, तो ये जो सेकंड पोर्टफोलियो है वो पहले पोर्टफोलियो से बेटर रिटर्न दे रहा है। तो वॉलेटिलिटी यदि ज्यादा होती है, जो आपने इनिशियली बात की थी, उस वॉलेटिलिटी के कारण भी हम कई बार पैनिक में आ जाते हैं, या हम सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, एफडी में कर लें, तो वो उस वॉलेटिलिटी को कम करता है। ये बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, ये आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को नहीं बढ़ाएगा, और जब वॉलेटिलिटी को कम जब चाहे करेगा। इसको तोड़ भी सकते हैं। वो तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, बाकी सब म्यूचुअल फंड की तरह। अंडर नेक्स्ट, अंडर फाइनल आ गया पीएमएस और एआईएफ। पीएमएस क्या है? आप जी एसआईएफ में, यस, एसआईएफ में मिनिमम 10 लाख की लिमिट है, ठीक है ना। अब आते हैं पीएमएस एंड एआईएफ। पीएमएस क्या है? आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर रख रहे हो, आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर रख रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, बाई सेल कर रहे हो, ठीक है। जब आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर रख के बाई सेल कर रहे हो, डिसीजन कौन ले रहा है? आप खुद ले रहे हो। और यदि ये डिसीजन फंड मैनेजर लेने लग जाए, वो हो गया पीएमएस, दैट्स ऑल। वो डिसीजन लेगा, काम करेगा। आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप बाई सेल नहीं कर सकते उस अकाउंट में, वो काम करेगा तो उसकी वो फीस लेता है जो 1.5 से 2% सालाना हो सकती है। इसमें टैक्सेशन वही लगेगा जो आपके पर्सनल अकाउंट में लग रहा है, बस डिसीजन वो ले रहा है, दैट्स ऑल। ये हो गया पीएमएस। एआईएफ क्या हो गया? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे 3 तरह के एआईएफ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है काम करना, जैसे प्री आईपीओ, आईपीओ लगाना, आईपीओ लगा के अलॉटमेंट बेच देना, ये सब कई चीजें ऐसी है जो म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं आजकल आईक्यू लगाने से पहले हम क्या देखते हैं कि एफआईज ने कितने टाइम लगाया, इंस्टीट्यूशंस ने कितने टाइम लगाया, देखते हैं ना कि ये 40 टाइम हो गया। ये इंस्टीट्यूशन की तरह काम करके आईपीओ में पैसा लगा सकती है। 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल
आईपीओ जैसे हम लगाते हैं वैसे लगा ले, और एक एंकर में लगा सकते हैं। एंकर में लगाने के लिए उनको 1 साल 1 महीने का या 3 महीने का इस तरह का लॉक इन होता है। पर एंकर में यदि आपको लगता हो, एंकर में अलॉटमेंट किसको मिलता है? जो लीड मैनेजर जिसको चाहे उसको डिस्क्रिप्शन पर अलॉटमेंट दे सकता है। तो जिस लीड मैनेजर को प्रॉपर प्रॉमिस मिल जाए कि तू 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट रखेगा, लॉन्ग टर्म तेरा विजन हो तो रखेगा, इस तरह का नेगोशिएशन करके यदि वो अलॉटमेंट ले लेता है और उसका बेनिफिट मिलता है, तो आप सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इन्वेस्टर्स का। ये जो प्रोडक्ट है इस कारण से ये टॉक ऑफ द टाउन रहेंगे। इवन एसआईएफ में भी इस तरह के प्रोडक्ट है, पर एआईएफ में तो डेफिनेटली इस तरह के प्रोडक्ट है इस तरह से काम करते हैं। पीएमएस की जहां तक मैं बात करता हूं, नॉर्मल केस में यदि मुझसे पूछो, पीएमएस बहुत अच्छा प्रोडक्ट इन्वेस्टर के लिए नहीं है। रीजन है कि उसमें टैक्सेशन आपको रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड जो कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर। हाँ, पीएमएस स्पेशल टाइप के पीएमएस कैसे हो सकते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में नहीं है, वो स्टॉक लेने वाला को पीएमएस हो, जैसे एसएमई पीएमएस हो गया, वो आप पीएमएस में जा सकते हैं। पर उसके लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए 50 लाख रुपए। यदि 50 लाख मिनिमम अमाउंट का पीएमएस होगा, तो आपका पोर्टफोलियो कम से कम 4-5 करोड़ का, तो 3-4 करोड़ का, तो 50 लाख में कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो। इन द सेम वे एआईएफ में मिनिमम साइज है 1 CR। वहां पे टैक्सेशन भी नॉर्मल लगेगा, लेकिन इन्वेस्टर के हैंड में टैक्स फ्री इनकम आने वाली है इसमें। मुझे लगता है कि मैं मोटी मोटी बात में आपको बता चुका हूं। फिक्स इनकम, डायरेक्ट स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बेस्ट प्रोडक्ट, देन एसआईएफ जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, देन पीएमएस एंड एआईएफ। यदि आपका बड़ा पोर्टफोलियो एएफ में 1 ईयर लॉक इन है ना, तो यदि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, 1 करोड़ के आसपास है, तो एसआईएफ सोच सकते हैं। यदि 5 करोड़ के आसपास है, तो एआईएफ स्ट्रांगली सोचना चाहिए, जो रियल आपको डाइवर्सिफिकेशन दे सके। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.